अगले कुछ महीनों में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जजों और टेक्निकल सदस्यों की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि 10 जुडिशियल मेंबर और 16 टेक्निकल मेंबर्स इस साल रिटायर हो जाएंगे। इनमें ज्यादातर जून जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक आरटीआई के जवाब में बताई है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लस में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तिमाही न्यूज़लेटर के वॉल्यूम 21 को अगर देखें तो पता चलता है कि 2021 में अक्टूबर दिसंबर के बीच सीआईआरपी एडमिशन में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े 31% मामले हैं, दिवालिया हो चुके 27% मामले हैं और रेजोल्यूशन प्लानिंग में 23% मामले हैं, जो सीधी तौर पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पर असर डालते हैं। यानी न्याय व्यवस्था में मैन पावर की कमी होगी तो न्याय मिलने में अब और भी देरी होने वाली है। और क्या दिक्कतें बढ़ेंगी, समझने की कोशिश करते हैं आरटीआई फाइल करने वाले वकील निपुण सिंघवी से। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एनसीएलटी में जजों और टेक्निकल सदस्यों की मौजूदा क्षमता क्या 100% है, क्या 100% है? अगर नहीं है तो मौजूदा क्षमता क्या है? और इस साल 50% जजों और टेक्निकल सदस्यों के रिटायर होने के बाद ये अटके मामले कितनी संकट पैदा कर सकते हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यादव जी आपको कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। और ये वास्तविकता है कि एनसीएलटी के अपॉइंटमेंट्स को लेके काफी काफी डिबेट कंट्रोवर्सी चल रही है। इस साल जो कि आरटीआई हमने लगाई है उसके हिसाब से जो डेटा आया है 50% सदस्य जुलाई के अंदर रिटायर हो जाएंगे। अब कानून ये कहता है कि 5 साल के लिए कोई भी जज को अपॉइंट किया जा सकता है। एनसीएलटी में 2 तरह के जजेस अपॉइंट होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, और इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेडेड कमिटी के तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम होता है। अब दिक्कत क्या हुई है कि 2019 में जिन बैच को जजेस को अपॉइंट किया गया है उनका टर्म 2022 में खत्म हो रहा है, तो 3 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट हुआ है। कुछ कुछ केसेस में 1 साल, 2 साल और कुछ केसेस में 3 साल। तो ये जो सारा टर्म खत्म हो रहा है जुलाई के अंदर, इससे 50% वैकेंसी हो जाएगी पूरे इंडिया में एनसीएलटी की। हमको पता है कि एनसीएलटी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कार्य को करने के लिए बनाया गया था, इंसॉल्वेंसी के केसेस के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब जजेस ही नहीं रहेंगे तो जो सिचुएशन बिना जजेस के थी, जिसमें एक ही जज को 3-3, 4-4 बेंचेस को सुनने का मौका दिया जाता था, उससे किसी भी जस्टिफिकेशन से केसेस को पूरी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक ही जज अगर 4 बेंच सुन रहा है तो वो किसी भी केस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, जहां ये केसेस और लंबे हो जाएंगे। निपुण जी, अगला सवाल यह होगा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कितने फीसदी मामले हैं और सीधी तौर पर इन पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? एनसीएलटी में सीआईआरपी के एडमिशन का अगर हम टोटल परसेंटेज देखें तो 20% मामले रियल एस्टेट से रिलेटेड है और 11% मामले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। मोटा मोटा हम दोनों कैटेगरी को रियल एस्टेट में कवर कर सकते हैं। अब ये जो मामले हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा केस जो जेपी का था वो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ऑलरेडी जाके वापस आ गया। रिजोल्यूशन प्लान उसका बड़ी मुश्किल से हुआ, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे गुड्स पूरी तरीके से डिलीवर नहीं होते हैं, और बीच बीच में प्रोजेक्ट के बीच में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो होम बायर कहीं का नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे बिल्डर्स या ऐसे डेवलपर्स जो आगे आके उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उनका पूरा का पूरा टाइमलाइन हिल जाएगा अगर निष्पादित समय में, रेस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन में रिजोल्यूशन प्लान पास नहीं होता है। अभी कानून के अंदर रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को इन दिनों में पास करना ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिजोल्यूशन प्लान सीओसी जो कि बैंकर्स है वो अप्रूव करके रख देंगे, उसकी समय सीमा है जो कि 330 दिन है हाईएस्ट। लेकिन 330 दिन के बाद जब मामला एनसीएलटी में अप्रूवल के लिए जाता है तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा, किसी किसी मामले में 2 साल तक भी एनसीएलटी में मैटर सुना जा रहा है, किसी किसी में 3 साल भी हो गए हैं। सो ये होम बायर के लिए बड़ी तकलीफ होगी कि अगर सब आज कोई मैटर आधा सुन लिया है या पूरी हियरिंग हो गई है और जजेस रिटायर हो गए हैं, तो नए जज को वो केस वापस शुरू से सुनना पड़ेगा। तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा रियल एस्टेट को। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कह दिया है पीयूसीएल के केस में कि इंसॉल्वेंसी जो है वो रेरा को ओवरराइड करेगा।
इंसॉल्वेंसी लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो अगर इंसॉल्वेंसी लॉ में रेजोल्यूशन नहीं आता है तो ये सभी के लिए, नॉट ओनली होम बायर्स, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदने वाले, डेवलपर्स, बिल्डर्स, सभी के लिए हानिकारक होगा। निपुण जी, आमतौर पर जजों और टेक्निकल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्योंकि आरटीआई में कहीं कहीं 1 साल के लिए भी जज को अपॉइंट किया गया है। एनसीएलटी में जजों और टेक्निकल मेंबर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, वो भी एक बार समझाइए। दीपक जी, इसमें प्रक्रिया ऐसी है कि एक कमेटी बैठती है जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करती है। ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके कोई नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज की भी हो सकती है। इसके अंदर एक जज हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस हो सकता है या नॉमिनी हो सकता है, एक लॉ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और एक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। ये कमेटी पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट करती है, एप्लीकेशन से लेके फाइनल अपॉइंटमेंट तक। अब ये जो कमेटी है ये फाइनली जिसका अपॉइंटमेंट करती है, बिकॉज डिले चल रहा है तो होता क्या है कि एप्लीकेशन आती है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर इंटेलिजेंस को भेजा जाता है। ये पूरे प्रोसेस को डिले भी किया गया है और ये डिले के कारण भी जजेस का अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हुआ है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि कानून बोलता है किसी को भी अपॉइंटमेंट या तो 5 साल के लिए या 65 साल की आयु रीच करने तक उसको जज बनाया जाता है। तो अगर किसी का 65 साल पहले कंप्लीट हो रहा है तो वो जज उस दिन रिटायर हो जाएगा, या उसका टर्म अगर आपने 5 साल से कम अपॉइंटमेंट दिया है तो वो पहले रिटायर हो जाएगा। जो आरटीआई में डेटा रिवील हुआ इससे ये क्लियर होता है कि कुछ जजेस को केवल 3 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि 2019 में हुआ था। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल का एक्सटेंशन अगर मिनिस्ट्री नहीं करती है तो आने वाले टाइम में और डिफिकल्टी हो जाएगी और प्रैक्टिकली जुलाई के बाद 50% वैकेंसी से पूरा एनसीएलटी मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है रिजॉल्व करने का वो हिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्टेप लेके 2 साल का एक्सटेंशन तो दे देना चाहिए जो मेंबर एग्जिस्टिंग है। बिल्कुल, यानी चिंता जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सही मायने में न्यायालयों में वैसे ही जजों की कमी है। ऐसे में ताजा आरटीआई में एनसीएलटी में अगर क्षमता से आधे जज और टेक्निकल मेंबर्स होंगे तो उन पर कितना भार होगा, अटके मामलों में न्याय में कितनी देरी होगी और नए दाखिल होते विवादों का निपटारा कैसे होगा, ये बातें माथे पर शिकन बढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक